नमस्कार, आईएनडी एनालिसिस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन सरकार ने अपना दूसरा बजट आज पेश कर दिया है। आपको बता दें कि 4,21,000 करोड़ से अधिक के बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। बजट की थीम पीएम मोदी के ज्ञान यानी कि गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर है। इन वर्गों के लिए बजट में खास प्रावधान किया गया है। सत्ता पक्ष इसे विकसित मध्य प्रदेश का रोडमैप बता रहा है, तो विपक्ष को इसमें कुछ खास नजर नहीं आ रहा। तो मोहन सरकार के बजट में क्या है खास, किसे क्या मिला और इसे कैसे देखता है विपक्ष और क्या कहते हैं आर्थिक जानकार, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसके पहले सुन लेते हैं बजट पर कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। के द्वारा हमारे वित्त मंत्री श्रीमान जगदीश देवड़ा जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, ये हमारी सरकार का अद्वितीय बजट है। खास करके जिसके माध्यम से हमने सभी वर्गों की बेहतरी के लिए प्रयास किया है और जो 2047 की हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से $2 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है, अर्थात 250 लाख करोड़ का बजट का जो रोडमैप तैयार किया गया है, उसी सिलसिले में अपने बजट को 5 साल में 2 गुना करने का संकल्प लेकर हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इस दस्तावेज में केवल आंकड़े नहीं है, ये ठोस निर्धारित लक्ष्य है जिसके आधार पर व्यवस्थित प्लानिंग की गई है। गरीब, महिला, किसान, युवा सभी वर्गों की बेहतरी के साथ साथ ये बजट गांव, गरीब और खास करके व्यवस्थित प्लानिंग के भरोसे से मध्य प्रदेश विकास के मामले में एक नई, केवल सड़क पे चलने की स्थिति नहीं, हवाई उड़ान की तरफ आगे बढ़ेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जहां इसमें सर्वहितैषी योजना के माध्यम से हमारा राजकोषी जो अंदाज है, जिसके आधार पर ये बजट को डबल करने का प्लान बनाया गया है, ये बजट पिछले बार से 15% ज़्यादा है। अर्थात 4,21,032 करोड़ का ये बजट है जो आज तक के सारे रिकॉर्ड से बाहर जा रहा है और एक अलग प्रकार की अपनी हमारी तरलता की, आर्थिक स्थिति की सुदृढ़ीकरण की बड़ी पहचान बन रहा है। मैं मान के चलता हूँ इस बजट के माध्यम से जो हमारा 2025-26 का बजट है, 2025-26 के बजट में 24-25 के बजट की तुलना में जो राजस्व में जो वृद्धि हुई है वो 7% हुई है और 2025-26 की तुलना में 2024-25 की अनुमान से पूंजीगत व्यय में ये खास बात गौर करने लायक है, इसमें 31% वृद्धि का अनुमान रखा है। हमारे साथ मौजूद है नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, जिन्होंने आज बजट पेश किया गया है सत्ता पक्ष की ओर से। क्या कहना है इसमें, क्या कुछ खास रहा सर? देखिए, खास जब होता है जब प्रदेश के जनता को कोई लाभ होता, लाभ का कोई बजट नहीं, पुराने आंकड़े गिनाए गए। और मैं समझता हूं कि कर्ज को लेके स्थिति सरकार ने कोई स्पष्ट नहीं करी, राजकोषीय घाटा को लेके। युवा देखते रहे, प्रदेश के युवा कि हमें नौकरियों के नए रास्ते खुलेंगे, उसके लिए कोई स्पष्ट नीति नहीं बजट के अंदर। पद को लेकर 30 करोड़ रुपए भगवान राम के नाम पे 2 वोट मांगते, लेकिन चुनाव में याद रखते और बजट के समय राम गमन को भूल गए। तो ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ आडंबर की पार्टी है और न भगवान राम को लेकर इनमें विश्वास है, न प्रदेश की जनता के किसानों को लेकर, न युवाओं को लेकर। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि ये सरकार सिर्फ इस तरह की बातें करती है, जमीन पे इस पे कुछ इसका वास्तविक तौर पे इसका कुछ लेना देना नहीं है। ये सरकार सिर्फ दिखावे की सरकार है। कैमरा पंकज बेर के साथ मनीष कुमार, N24 भोपाल। तो बजट पेश हो चुका है। बजट के बाद प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो चुकी है। हालांकि सरकार दावा कर रही है कि ज्ञान की थीम पर बजट को लाया गया है और ज्ञान यानी कि गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर फोकस किया गया है इस बजट में। और इसके साथ ही कई प्रावधान किए गए हैं अलग अलग क्षेत्र में। बजट की अगर हम बात करें तो हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं बजट पर खासा ख्याल रखा गया है। 2047 तक बजट को 2 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।
और अगर वर्गों की मैं बात करूं तो एसटी के विकास के लिए 47,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, एससी के विकास के लिए 32,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। हर जिले में जिला सहकारी समिति बनाने की निर्णय लिया गया है और 22 साल में जीएसडीपी में 17 गुना इजाफा हो, ऐसी सरकार की मंशा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बजट पेश हो चुका है। बजट के बाद प्रतिक्रियाएं भी लगातार आनी शुरू हो चुकी है। विपक्ष कहीं ना कहीं नाखुश नजर आ रहा है। आखिर कहां कमी विपक्ष को बजट में आ रही है, सत्ता पक्ष का क्या कहना और क्या कहते हैं आर्थिक जानकार, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत से पहले खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी से मीडिया पैनलिस्ट वंदना त्रिपाठी जी जुड़ चुकी है। कांग्रेस से हमारे साथ प्रतिक्रिया रखने के लिए पवन पटेल जी जुड़ चुके हैं और इसी के साथ वरिष्ठ पत्रकार राहुल रंजन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और पवन जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करूंगी। बजट पेश कर दिया है मोहन सरकार ने, थीम रखा है ज्ञान को और कहा जा रहा है कि हर वर्गों पर फोकस किया गया है। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टेटमेंट, कैसे देखते हैं बजट को आप? 4.21 लाख करोड़ का कर्जा का बजट है और जबकि उससे ज्यादा का अपने ऊपर आज कर्जा है। ये बात को छिपाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, बड़े खुले मन से बताने का प्रयास करना चाहिए। किसी भी तरह के टैक्स नहीं लगाएंगे, बड़ी बड़ी अपनी पीठ ठोकने का काम करे। इसके पहले जो टैक्स लगे थे, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पहले से टैक्स दिया जा रहा है, उसके बाद अब टैक्स नहीं लगा कि कौन सा उत्तरम खानी कर ली, समझ से परे है। ये गौ माता की सरकार है, गौ माता के लिए इतना काम किया इन्होंने। हर बजट में मैं सोचता था गौ माता करने के लिए, गौ माता की सेवा कर रहे पिछले 20 साल से। लेकिन अभी जो आर्थिक सर्वेक्षण अभी आया है मध्य प्रदेश का, उसमें गौ दूध के मामले में हम दूध का उत्पादन घट गया और मांस और अंडे का उत्पादन हमारा बढ़ गया है। और इस बजट में 50,000 करोड़ रुपए सिर्फ ब्याज चुकाने के लिए प्रावधान रखा गया है। इन सब बातों को कोई हाईलाइट नहीं कर रहा भारतीय जनता पार्टी के लोग। हम कहते हैं टैक्स नहीं ले रहे हो आप, तो बजट कहां से आएगा भैया? इतना जो कर्जा ले रहे हो, कर्जे को कम करने का क्या प्रावधान है बताने का प्रयास करे, कोई भारतीय जनता पार्टी का नहीं बताएगा। ये बस बड़ी बड़ी बतौलेबाजी करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, आंकड़ों की बाजीगरी वाला बजट है। मैं तो एक एक पॉइंट पर बात करने के लिए तैयार हूँ कि किस तरह बात करें बता दें। पुरानी जो इन्होंने नौकरियां के लिए घोषणा की थी, कितनी नौकरियां लोगों को दे दी। सीनियर सिटीजन को जो किराए में छूट मिलती थी भाजपा ने खत्म किया ना, अब उसको क्यों नहीं चालू किया? क्या एक ऐसा चमत्कारिक बता दीजिए ना, सिर्फ आंकड़ों के अलावा और क्या बताया आपने? अभी नया साल चालू हुआ नहीं है और 18,000 करोड़ का कर्जा हम ले चुके हैं। 18,000 करोड़ रुपए का कर्जा हम ले चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के राज में। अभी मार्च चल रहा है, तो इन सब चीजों का कोई प्रावधान नहीं, बस जुमलेबाजी का बजट है। सब हर वर्ग को मानने वाला बजट है। अभी एक क्या मैंने अभी सुना है कि ये वाला बजट जो है, मतलब क्या कुछ एक नाम दिया इसका इन्होंने कि पूरे मध्य प्रदेश को बहुत आगे ले जाने वाला बजट है। तो पिछला बजट पीछे ले जाने वाला था क्या? ये हर बजट को ऐसे पेश करते हैं कि जैसे पिछला किसी दूसरे की सरकार ने पिछला बजट पेश किया हो। ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में भी इतना कर्जा ले लेकर के कर दिया। पिछले ग्लोबल इन्वेस्टर मीट कितना ग्राउंड में उतरा वो हर व्यक्ति जानता है। तो ये इनका कोई सकारात्मक, इस बजट का कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए प्रतिक्रिया ले लेते हो। वंदना जी, देखिए कहना है पवन जी का कि बजट आप लाए हैं और खुद ही हो जाइए, क्योंकि बजट तो लाया गया है लेकिन जनता को गुमराह किया है आपने। ऐसा कुछ खास उनको नजर नहीं आ रहा है इस बजट में। नमस्कार सभी को। देखिए, जिस प्रकार से माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज बजट को पेश किया है, समग्र विकास का ये बजट है। और जिस प्रकार हमने अपने मैनिफेस्टो में कहा है, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, तो उसका तो हमने ध्यान रखा ही है। साथ ही साथ सांस्कृतिक अभ्युदय का, धार्मिक क्षेत्रों में किस प्रकार से हम कार्य कर सकें उस चीज का, पर्यटन का, औद्योगिक विकास का, इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए बेरोजगारी को दूर करने के लिए 3 लाख नौकरियों का सृजन करने की जो बात हुई है, तो ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी ने बजट में आज बताया है। और माननीय वित्त मंत्री जी ने जिस प्रकार से बजट को समग्र विकास का बजट बनाकर पेश किया है, ये अपने आप में दर्शाता है कि ये कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश को स्वर्णिम विकास की ओर ले जाएगा। देखिए, कुछ आंकड़ों के माध्यम से, ये बार बार कहते हैं आंकड़े हम क्यों पेश करते हैं, कुछ आंकड़ों के माध्यम से जरा याद दिला दूं कि एक कंपैरिजन अगर हम करें तो 2003 में हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट -0.6 थी, जो आज 26% हो चुकी है, तो 50 गुना ज्यादा। उस जमाने में हमारा पर कैपिटा इनकम हुआ करता था 11,000 रुपए। आज हमारा पर कैपिटा इनकम 1,52,000 पर पहुंच गया है। आपने देखा जिस प्रकार से आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में बताया गया था कि 9% का इजाफा हुआ है और 1,37,000 से 1,32,000
92,000 पर हम आ गए हैं पर कैपिटा इनकम के मामले में। अब हमने ग्रोथ रेट की भी बात की है तो वो 11.6% पर आ गया है। तो ये सारे आंकड़े जो तथ्य जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में आए हैं ये दर्शाता है कि मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश पर जो राजस्व का जो एक बोझ होता है वो भी कम है कांग्रेस पार्टी के जमाने के कंपैरिजन में जब आप देखेंगे। और देखिए सकल घरेलू उत्पाद को जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने दोगुना करने की बात करी है 2028-29 में, वो भी अपने आप में दर्शाता है कि मध्य प्रदेश को स्वर्णिम बनाने की ओर अग्रसर है। और जिस प्रकार से विभिन्न बिंदुओं पर काम किया है, लाडली बहना योजना को अटल पेंशन योजना से जोड़ने का कार्य किया है, वो कहीं ना कहीं नारी शक्ति का ध्यान रखा गया है। उसके बाद द्रोण दीदी के विषय में चर्चा की गई है, द्रोण दीदी के लिए कार्य करने की बात की गई है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए बात की गई है। तो जो एक महिलाओं के सशक्तिकरण की सदैव हम बात करते हैं उस पर कार्य किया जा रहा है। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें एक जो निकल कर आता है वो है जीरो बजटिंग का जो ये बजट है। तो जीरो बजटिंग वाला जब बजट होता है तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है कि हम आउटकम्स को देख सके कि आखिर हमने जो अपना बजट पेश किया है उसका आउटकम क्या है। तो जीरो बजटिंग को लेकर हमारे वित्त मंत्री जी आए हैं और आप देखिए कांग्रेस पार्टी का जब जमाना था 2003 में तो इनका जो बजट हुआ करता था वो होता था 23,000 करोड़ का, और आज हमने उसे 4,16,000 करोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया, 4,20,000 करोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। और एक बात और याद दिला दूं पवन पटेल जी को, जब 23,000 करोड़ रुपए का बजट हुआ करता था कांग्रेस पार्टी का, तब दिग्विजय सिंह जी के जमाने में कर्जा था 27,000 करोड़ का। तो आप जरा सा तथ्यों को दुरुस्त कर लिया करिए कि कांग्रेस पार्टी ने कब कर्ज नहीं लिया, दिग्विजय सिंह जी ने कब कर्ज नहीं लिया, कमलनाथ जी ने कब कर्ज नहीं लिया, कब समय से पहले उस कर्ज को चुकाया है। और रही बात जब डेवलपमेंट की बात आती है तो कर्ज लेकर ही सरकारें डेवलपमेंट करती हैं, जन कल्याण के कार्य करती हैं। और हम सिर्फ ये नहीं कहते कि मध्य प्रदेश कर्ज लेता है, कर्ज तो हर राज्य लेता है और एक वर्ल्ड बैंक ने जो लिमिट सेट कर रखी है उसके अकॉर्डिंग कर्ज दिया जाता है। और अगर हम उस पैरामीटर में आ रहे हैं इसीलिए हमें कर्ज मिल रहा है। अमेरिका जैसी एक चीज और खुशी जी, अमेरिका जैसी कंट्री भी वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर ही अपने डेवलपमेंट के काम को पूरा करती है और उसके बाद जो डेवलपमेंट के कार्य किए जाते हैं उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो कर्ज चुकाने के लिए इस्तेमाल चलिए ठीक है, बिल्कुल प्रतिक्रिया लूंगी मैं पवन जी से, उसके पहले ठीक है निश्चित ही चर्चा करूंगी। मैं फिलहाल राहुल रंजन जी से भी एक प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। राहुल जी देखिए, आज जो बजट आया है और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ने जो संकल्प पत्र में शामिल किया गया था, ज्ञान जो थीम थी, कहीं ना कहीं बजट उसी पर आधारित है। दूसरी बात, बजट को 5 साल में दोगुना करने की बात कही जा रही है और 2047 तक की बात कही जा रही है कि 2047 तक बजट को 2 ट्रिलियन तक पहुंचाना है। तो आज बात सिर्फ अभी की नहीं बल्कि 2047 तक की होगी, लेकिन जो बजट आया है उससे कितनी संभावनाएं आप देख पा रहे हैं? खुशी जी, अपना बच्चा सबको अच्छा लगता है ना। कर किस किया, बजट किसका है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसका बजट है, उसके लोग हैं, उसके कार्यकर्ता है, तो उनको तो अच्छा लगेगा ही। बजट स्वाभाविक प्रक्रिया है कि भाई अपना बच्चा दूसरों से अच्छा ही लगता है और जो पड़ोस में होते हैं उनको बुरा लगता है। तो स्वाभाविक जो विपक्ष में बैठे उनको बुरा लगेगा, जो पक्ष में बैठे उनको अच्छा लगेगा। ये तो सदियों से चली आ रही है, जो यही परंपराएं चलती आई है कि जो सत्ता पक्ष में बैठा हुआ है वो बजट प्रस्तुत करता है, विपक्ष को हमेशा अच्छा नहीं लगता जो चीज। लेकिन नो डाउट कि बहुत सारी चीजें बजट में ऐसी होती हैं कि जिनको लेकर के हाईलाइट होना चाहिए, जिनको संज्ञान में आना ही चाहिए पब्लिक के। अभी जो बजट आया है इसको आप देख लेंगे तो मोटे तौर पे ये बजट पूरी तरह से मैं जहां तक समझ पाया हूं तो बजट एक मतलब कह दिया जाए कि एक कागजी कार्रवाई या खाना पूर्ति जैसी होती है। सरकार कंटिन्यू में चल रही है, आपकी 20 साल से सरकार मध्य प्रदेश में है, इसमें कुछ उलटफेर करने की अधिक आवश्यकता है नहीं। कितने स्कूल खोलेंगे, कितने ITI खोलेंगे, मेडिकल की सीटें कितनी बढ़ेंगी, किसानों को हम देंगे, तो ये चीजें तो कंटिन्यू चलती रहती हैं। अब आपने कह दिया कि 3 लाख बेरोजगारों को अब रोजगार देंगे और विदेश जाने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति, तमाम चीजें आ गई हैं इसके अंदर। आपके ऊपर कोई नया कर नहीं लगाया गया, तो ये कोई वाहवाही की चीजें नहीं है। लेकिन समस्या वहां है कि आप ये बता दें कि जो वर्तमान स्थितियां चल रही हैं, क्या कंट्रोलिंग के लिए जो महंगाई जैसे आगे बढ़ती चली जा रही है, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या दिक्कतें हैं? तो 3 लाख आपने युवाओं को रोजगार की बात कर दी, क्योंकि फोकस आज युवा, किसान, महिलाएं
सिर्फ यही फोकस्ड में है, और घरेलू अपना खाने पीने की चीजें, जो हमारा घर अच्छे से चल रहा कि नहीं चल रहा, इन सब चीजों पर केंद्रित है। आंकड़ेबाजी तो हमेशा होती रहती है कि हम इतना ग्रोथ ले लिया, पर व्यक्ति की इनकम बहुत आगे हो गई है। हकीकत कुछ और है। हकीकत में कुछ और है कि यदि आप देखेंगे तो पर व्यक्ति की आय धीरे धीरे घटती चली जा रही है, रोजगार धीरे धीरे घटते चले जा रहे हैं, है ना। आप सीटें बढ़ा दीजिए, मेडिकल की आपने सीटें बढ़ाने की बात कर दी कि 400 सीटें करीबन बढ़ा देंगे। मध्य प्रदेश की एजुकेशन की स्थिति देख लीजिए, विदेशों को छात्र भेजने वालों को छात्रवृत्ति दे देंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको छात्रवृत्ति के लाले पड़े हुए हैं। ये जो यथार्थ में जो चीजें हैं वो यथार्थ बजट में नहीं आ पाता। बजट में वही चीजें आ पाती है कि हम किसानों को कितना दे देंगे, लाडली बहनाओं को हम कितना दे देंगे। अब लाडली बहनाओं का आपने कह दिया कि चल रहा था, लाडली बहनाओं की दम पे ही मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बन गई, ये नो डाउट सच है। लेकिन लाडली बहनाएं इसलिए बिल्कुल बहुत ज्यादा उत्साहित थी कि हमारी और इनकम बढ़ जाएगी या और पैसा बढ़ जाएगा, उसको आपने अटल आवास योजना में कन्वर्ट कर दिया, उनको कह दिया कि नहीं होगा। कर्मचारियों के लिए भी जो बातचीत कही गई है बहुत ज्यादा फोकस्ड नहीं है। कर्मचारियों के लिए देखिए, मध्य प्रदेश में संविदा कर्मचारियों को लेकर के, दैनिक वेतन कर्मचारियों को लेकर के, और जो कर्मचारी जो संविदा और दैनिक वेतन भोगी के बीच में विनियमितीकरण में मध्य प्रदेश में फंसे हुए थे, उन कर्मचारियों के लिए तो आपने कहीं कोई चीज क्लियर नहीं की कि आप किसको क्लियर क्या देना चाह रहे हैं। क्या आप जो दैनिक वेतन भोगी विनियमित में एक शब्द आ गया था, विनियमित कर दिया। मध्य प्रदेश में लाखों कर्मचारी नगरीय निकायों में काम कर रहे हैं, विनियमितीकरण करना है, वो सैलरी। आप ये ठेकेदारी पे आपने बात की, क्या ठेकेदारी परंपरा मध्य प्रदेश में चल गई है। मध्य प्रदेश में वल्लभ भवन, विद्यांचल से लेकर के तमाम सरकारी दफ्तरों में जितने भी कर्मचारी कंप्यूटर ऑपरेटर्स रखे गए हैं वो सारे के सारे आउटसोर्सेज हैं। आउटसोर्सेज को किसने बढ़ावा दिया? आउटसोर्सेज कर्मचारियों की कोई बातचीत हुई क्या? बजट में कोई प्रावधान हुआ क्या? ये कह दिया गया कि 3 लाख युवाओं को हम रोजगार देंगे, लेकिन जो धक्के खा रहे हैं, जो बैठे हुए हैं, सरकार देख रही है, सरकारी तंत्र में, क्या उनके लिए कोई फिक्सेशन हुआ? ये कहा गया था, केंद्रीय बजट में भी ये कहा गया था कि 18,000 से नीचे का वेतन नहीं होगा युवाओं का, या फिर जो भी सरकारी तंत्र में काम कर रहे हैं। आपने पहुंचे क्या? आज नहीं। आउटसोर्सेज कर्मचारी 12,000 जो मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं। सरकार का बजट में इस ओर कोई ध्यान नहीं है कि हम किसको कहां लेके जाएंगे। किसानों को कह दिया गया कि हम ऐसा कर देंगे, महिलाओं को कह दिया गया कि हम उनके लिए आर्थिक सशक्तिकरण बढ़ा देंगे। तो चूंकि क्या होता है कि आंकड़ेबाजी होती है और हमेशा कह दिया जाता है कि हर चीज में हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, हर क्षेत्र में एक सपना दिखा गया बजट में। बजट एक कुल मिलाकर यही बात है राहुल रंजन जी, कि जो आंकड़ों में पेश किया जा रहा है कि धरातल पर वो उतर पा रहा है, और निश्चित ये मुद्दा हमेशा उठता आया है। पवन जी से प्रतिक्रिया लूंगी। पवन जी, देखिए, जिन मुद्दों को आप बतवा रहे थे, या फिर कर्ज को अगर छोड़कर अगर मैं बात करूं फिलहाल, क्योंकि अलग अलग जगह जो प्रावधान किया गया अलग अलग क्षेत्रों में, क्योंकि ज्ञान पर फोकस था, तो कहीं ना कहीं किया तो है प्रावधान। गरीबों के लिए भी अनाज के लिए 7,132 करोड़ के प्रावधान की बात कही है। लाडली बहना योजना जो थी उसको लेकर जो सवाल उठाए जा रहे थे, तो अब वो केंद्र से जोड़ दिया गया। इसके अलावा किसानों की मैं बात कर लूं, या फिर पर्यटन क्षेत्र में भी, धार्मिक पर्यटन में भी कहीं ना कहीं कृष्ण पाथे की मैं बात कर लूं, तो प्रावधान तो इन चीजों में है। इन चीजों को लेकर एक चीज ये बता दें, हम आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के साथी से पूछना चाह रहा हूँ कि राम पथ गमन की बात करें तो उसके लिए कितना बजट एलोकेट किया। मेधावी छात्राओं को जो स्कूटी देने की बात किया तो उसके लिए कितना बजट एलोकेट किया, सीधे सीधे बता दें। करोड़ का अगर हमारे समय बजट होता तो उस समय पॉपुलेशन कितनी थी, आज पॉपुलेशन क्या है, ये उस समय को आज से कंपेयर करते हैं, उस समय कर्जे को आज से कर्जे से कंपेयर करते हैं। वही तो हम बता रहे हैं। अब आप कांग्रेस से जब तुलना करते हो, आपने तो बोला कांग्रेस ने तो बहुत बड़ा गलत काम किया, अब आप बता दीजिए क्या है। लाडली बहना को आपने लाडली बहना के दम पे सरकार बना ली, अब आज लाडली बहना 3,000 रुपये मांग रही, तो आप जो रजिस्टर्ड 1,27 करोड़ जो लाडली बहनाएं हैं उनके बजट में आपने 315 रुपए की कटौती क्यों कर दी? 315 करोड़ रुपए की जो पिछला बजट और इस बजट में 315 करोड़ की उसमें कटौती कर दिया इन्होंने। अब 3 लाख रोजगार देने की बात कर रहे हैं, उस रोजगार में फिर शामिल कर देंगे पकौड़े तलना भी, क्यों भी भारतीय जनता पार्टी के कारण मिला है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो दोहरा चरित्र भी इनके, हम इन्हीं के बता रहा हूँ कि आर्थिक सर्वेक्षण जो हुआ तो उसी में बताया गया, इन्हीं के रिपोर्ट पे कि 40% नौकरियां घट गई हैं, और अब यहाँ बता रहे 11% की ग्रोथ बता रहे हैं। तो ये इनका तो हमको समझ में नहीं आता है कि किस टाइप से काम करते हैं। 20 साल में गौ माता की सेवा करते हैं, दूध उत्पादन में हम घट गए, क्यों भी घट गए भैया? हमें तो बढ़ना चाहिए ना, जब इतनी सेवा कर रहे थे। अंडे और मांस के तो बड़े विरोधी थे, अंडे मांस में क्यों इतना बढ़ गया? तो भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। ये हमेशा बात कुछ करेंगे, काम कुछ करेंगे। हम कहते हैं कि जो जो चीजें इन सबके लिए बता देना है। ऐसे में जैसे एमएसएमई के लिए बोले थे, एमएसएमई पुराना कितनी सारी एमएसएमई इनके जीएसटी के कैलकुलेशन के कारण वो सब बंद हो गई।
उन सबका कोई नहीं। कितने सारे उद्योग धंधे बंद हो गए। अब ग्लोबल इन्वेस्टर मीट की बात करते, पिछली बार ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में क्या हुआ आपने देखा? पिछली बार ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में धीरू भाई उनको अनिल अंबानी जी को आपने लैंड अलॉट किया चारपुरा में, उस लैंड का कोई हिसाब किताब नहीं। पिछली बार आपने पीथमपुर में 40 एकड़ लैंड रामदेव बाबा को कर दिया, आज तक एक रोजगार नहीं मिला। इस बार फिर से आपने 432 एकड़ जमीन दे दी। अतः धुंधी मची है, सामने वाले को जनता को लगता है पागल समझ के रखे। टैक्स नहीं लोगे, कर्जे पे कर्जा लेते जाओगे, 2 महीने खत्म नहीं हुए 17,000 करोड़ का कर्जा ले रहे हो, उसके बाद भी आप अपनी पीठ ठोकने का काम कर रहे। आपको ये नहीं लगता कि हम विपक्ष और विपक्ष दोनों बैठ करके इस कर्जे को कम करें? नहीं तो कुछ दिन बाद क्या हालत हो जाएगी अपने प्रदेश की, इस पे कोई चिंता नहीं है, बस वो अपनी पीठ ठोकने का काम कर रहे हैं। मैंने तो कल की डिबेट में बोला था कि उतने दमके की चोट पे बोला था कि मैं भाजपा का स्वागत करूंगा, लेकिन उसमें एक बात को पूरा नहीं किया। 450 रुपए सिलेंडर की बात नहीं की इन्होंने, 3,000 लाडली बहना की बात नहीं की, युवाओं को रोजगार की बात नहीं की, किसानों को दुगनी आय। हमने लिख के दिया, अपने पोस्ट किया कि अगर इन बातों को भारतीय जनता पार्टी पूरा करेगी तो मैं स्वागत करूंगा। मैं पक्ष और विपक्ष, जो अभी आदरणीय राजीव रंजन जी बोल रहे थे कि पक्ष हमेशा उसका तारीफ करता है, विपक्ष तो मैं कहता कि मैं अगर अच्छा बजट होता तो मैं विपक्ष का हूं, उसके बाद तारीफ करता। लेकिन मुझे कल ही पता था कि सब कुछ प्रावधान नहीं होगा, बस घुमाने की बात करते हैं। अरे भैया आपके पीठ ठोको, आप तो कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी नहीं करोगे तब भी सरकार बनेगी। चुनाव आयुक्त को आपने आधी रात में उसको नियुक्त कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश 19 तारीख को आपने 27 तारीख को रात में घोषित कर दिया, तो जीतना तो है ये आपको। तो कम से कम आप सच तो बोलो, प्रदेश के लिए तो बोलो, आप तानाशाही तो खत्म करो। अब आप, ये निवेदन है हमारा। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हो। वंदना जी, आंकड़ेबाजी आप करते हैं लेकिन धरातल पर क्या उतर रहा वो देख नहीं पा रहे हैं। चाहे बजट की बात कर ले या इन्वेस्टर समिट पर भी अब तो सवाल उठा रहे हैं कि ऐसे रीजनल इन्वेस्टर कर लिया आपने, और अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आपने भोपाल में की है, तो बड़े बड़े दावे तो किए हैं कि निवेश आएगा, रोजगार अपने आप ही बढ़ेगा, लेकिन धरातल पर क्या उतना उतर पाएगा? कांग्रेस पार्टी जब बार बार कर्ज की बात करती है, कोई भी कर्ज की बात करता है, तो मैं ये पूछती हूँ कि ये बताइए कि क्या हिमाचल में ये लोग कर्ज नहीं लेते हैं? बिना कर्ज लिए क्या अपने घरों से, अपनी जेबों से पैसा लगा के ये जनाधार जनता के हित के कार्य कर रहे हैं? आखिर पैसा कहाँ से आएगा? उसके बाद जब अगर कर्ज लेकर उसको चुका रहे हैं तो क्या समस्या क्या है? फिर अगर कोई कर्ज लेकर उसको चुका रहा है तो आपको इतनी समस्या क्यों हो रही है? सरकार की जिम्मेदारी है कर्ज लेना और उसको चुकाना। सरकार उसे चुकाएगी, अगर सरकार में लेने की कुव्वत होगी तभी तो, चुकाने की कुव्वत होगी तभी तो ले रही है। तो इस प्रकार के भ्रम मत फैलाइए। आपकी पार्टी ने, जब आपकी पार्टी की सरकार बनी थी, चाहे दिग्विजय सिंह का राज हो, कमलनाथ जी का राज हो, और चाहे बाकी राज्यों में आपकी सरकार हो, जितना हमने कर्ज लिया है उससे कई गुना ज्यादा कर्ज आप लोगों ने लिया है। और ये बात जनता को जरा बता दिया करिए कि कर्ज लेने का ट्रेंड हमने ही शुरू किया था। और इतना जितना बजट, कर्ज के अलावा अब बजट पर भी आ जाते हैं। कहा जा रहा है कि अब जिस लाडली बहना के दम पर आपने सरकार बनाई, उनको आपने छल दिया। पहले वादे किए 3,000 के और अब केंद्र से जोड़ने की बात कह रहे हैं। खुशी जी, देखिए खुशी जी, विपक्ष ने एक प्रश्न चिन्ह लगाया था कि 60 साल से ऊपर की बहनों को अनफिट क्यों घोषित किया गया है। तो उसी बात का जवाब है कि उसे अटल पेंशन योजना से जोड़ना। क्योंकि अटल पेंशन योजना से अगर हम जोड़ देंगे तो 60 साल के बाद भी बहनों को जो ये लाडली बहना की राशि मिल रही है वो मिलती रहेगी। दूसरी बात ये खुशी जी कि हमने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम क्रमशः राशि को बढ़ाएंगे, तो हम राशि को बढ़ा रहे हैं। और कुछ विभिन्न अवसरों पर, जैसे कि रक्षाबंधन पर, हमने ज्यादा राशि का अंतरण किया है। खुशी जी, एक और बात बता दूं मैं आपको कि ये सब बातें तो बहुत उजागर करते हैं। क्या इन्हें ये बात उजागर करी कि ड्रोन दीदी पर किस प्रकार से फोकस किया जा रहा है, महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए लखपति दीदियों पर किस प्रकार से फोकस किया गया है? आज बजट में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, विभिन्न विभागों में आरक्षण दे रही है। ये सब इन्हें नहीं दिखाई देता। आज 3 लाख जॉब जनरेट करने की बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आम जनता को कोई आंकड़ा, कोई चीज, कोई कर्ज कुछ समझ में नहीं आता है। आम जनता को समझ में आता है धरातल पर दिखाई देने वाला विकास। आम जनता न ये जानती कि इंडस्ट्रियल, वही सवाल वो उठा रहे थे कि धरातल पर उतरेगा। चलिए ठीक है, फिलहाल जवाब ले लेते हो पवन जी से। पवन जी, नहीं, मैं यही पूछ रहा हूँ कि मैं तो आदरणीय भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाह रहा हूँ कि मेधावी छात्रों को स्कूटी के लिए भी भर के विज्ञापन दिख रहा था पेपर में, बड़ी बड़ी न्यूज आ रही थी, उसके लिए आपने कितने बजट का प्रावधान रखा, वही मैं पूछना चाह रहा हूँ। लाडली बहना को आप 60 साल के ऊपर वाला हमने बोला तो इसलिए आपने उसको कर दिया। हम रोज रोज बोल रहे हैं कि लाडली बहना को आपने बोला था 250-250 रुपए बढ़ के, तो अभी कब बढ़ेगा? चुनाव के एक महीना पहले बढ़ेगा। जैसे चुनाव आयुक्त का आपने जिस तरह से उसका नियुक्त किया है तानाशाही के संविधान से, उसी तरह जिस दिन चुनाव होगा उसके एक दिन पहले बढ़ाओगे आप। उसका अभी क्यों नहीं बढ़ा रहे 3,000 जब आपने बोला था?
किसानों को समर्थन मूल्य क्यों नहीं दे रहे हो? जब आपने बोला था हर साल तो युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, क्यों नहीं दे रहे हो आप रोजगार? क्यों आप आज परीक्षा होती है 4 महीने बाद 4 साल बाद उसका रिजल्ट निकलता है? कितने लोग धरने पर बैठे? आप हर जो SC ST के छात्र को बोला एकलव्य स्कूल चलता है, उसमें खाना नहीं मिल रहा है, उसमें फैकल्टी नहीं है, पढ़ाने वाले बच्चे नहीं है। ये सब घुमाने की बात कर रहे हैं, हम हकीकत की बात कर रहे हैं, तो आप हमारे समय से तब कंपेरिजन कर रहे हैं। तो लानत है आपको, क्या आज भी आप 2003 से कंपेरिजन करना पड़ रहा? आपके भी आज कोई अचीवमेंट है? आप अपनी बात बताओ ना कि आपने जितनी वादे किए थे उन वादों को पूरा क्यों नहीं किया? बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार क्या हुआ महंगाई पर दिखाई देते हैं पवन पटेल जी, हमारे अचीवमेंट धरातल पर दिखाई देते हैं। आपके जमाने से आज कंपैरिजन कर लीजिए। आज आप देख लीजिए कि जितने भी मध्य प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट देख लीजिए, मध्य प्रदेश की ग्रोथ रेट फिर से कहूंगी कि आप लोगों के जमाने में माइनस थी, आज उसे हमने 50% बढ़ाया। आप देख लीजिए आज कितनी इंडस्ट्रीज है, कितने अच्छे हाईवेज, कितने अच्छे एक्सप्रेसवेज, कितने मेडिकल कॉलेजेस, एयरपोर्ट। जनता को यही सब देखता है। आपके जमाने में टूटी फूटी सड़कें और सड़कें तो ठीक है, 18 लाख उद्योग धंधे बंद हो गए हैं, 54 लाख नौकरियां चली गई हैं, 2 लाख सरकारी पद खाली हैं। ये रिपोर्ट की बात कर रहा हूं। चलिए ठीक है। हालांकि बजट जो पेश हुआ है उसको लेकर मुझे लगता है कि चर्चा जितनी कम की जाए उतनी कम पड़ेगी, लेकिन फिलहाल क्योंकि समय की कमी है इसलिए चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बजट पेश हो चुका है और एक और सरकार दावा कर रही है इस बजट को लेकर, लेकिन दूसरी ओर विपक्ष को कहीं ना कहीं कमी इस बजट में नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जनता इस बजट को कैसे देखती है। फिलहाल IND एनालिसिस में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।